तो दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोजेक्ट। देखो, जब भी हमारे मन में कुछ दिमाग में आता है ना कि हमें ये बनाना है, तो हमें डायरेक्टली जाके कोड नहीं करना होता। सबसे पहले हमें उसको विजुअलाइज करना होता है और उसकी एक पिक्चर क्रिएट करनी होती है ताकि आसानी से उसको हम समझ पाए कि हमें क्या क्या करना है। अगर आप एकदम से कोड बनाने जाओगे ना, और तो होगा क्या, चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जो प्रॉपर पिक्चर होती है ना, वो नहीं बनाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सीरीज में बना रहा हूँ, इनमें हम फिग्मा का यूज़ करेंगे उसके लिए। अब हमें फिग्मा पूरा नहीं सीखना है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। लाइक एक आध स्लाइड बना दी, जो कुछ बटन्स वगैरह रख दिए, टेक्स्ट बॉक्स रख दी, जो भी हमें बनाना है उसके हिसाब से, कुछ ज़्यादा उसको डिज़ाइन नहीं करना है, ठीक है। फिर हम उसके बाद कोड करने बैठेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। हमें उस वक्त नहीं सोचना पड़ता कि हमें क्या बनाना है, ठीक है। ये हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, चीज़ों को विजुअलाइज करके उनकी एक पिक्चर बना लेना और उसके बाद कोड करना, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। मार्केट में जब कंपनी वगैरह में आप जॉब करोगे तो यही तरीका फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब फिग्मा के लिए हमें करना है, सबसे पहले हम करते हैं, गूगल पे चलते हैं और लिखते हैं फिग्मा एजुकेशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब आप इधर टू क्लिक करोगे ना, फिग्मा फॉर एजुकेशन, मैंने क्यों फिग्मा फॉर एजुकेशन लिखा है, फिग्मा जो है ना वो पेड है, ठीक है। जब आप फिग्मा एजुकेशन लिखते हो और इस लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको एक आध प्रोजेक्ट फ्री में बनाने को वहाँ पे मिल जाता है। तो जब भी हम नया प्रोजेक्ट बनाया करेंगे, पुराने वाले को डिलीट कर देंगे इसमें से। इस तरीके से हमको इसको फ्री में यूज़ कर पाएंगे। तो मैं अपने ईमेल आईडी से इस पर लॉग इन कर रहा हूँ, आप अपनी ईमेल आईडी से लॉग इन कर लेना, ठीक है। रीडाइट होने देते हैं इसको। ओके, तो अब हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है इधर जिसमें हम ना नॉर्मल डिज़ाइन कर पाएँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, हमारा ये थीम वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्री है ये हमारे पास, हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसमें अपना कुछ डिज़ाइन बनाते हैं जो भी हमें यहाँ पे करना होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि हमें एक फॉर्म बनाना है जिसके अंदर कुछ फील्ड्स होंगी। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, अब इसको समझते हैं। देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्म बनाऊंगा, स्टूडेंट्स की डिटेल का फॉर्म, ठीक है, बहुत सिंपल। उसके अंदर जो भी हम डिटेल्स फिल करेंगे ना, उससे एक डायनामिक आईडी कार्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। उसमें डिटेल फिल हो जाएंगी और बाद में उस आईडी कार्ड को हम प्रिंट बटन से प्रिंट करवा पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट है। अब इसके फायदे क्या होंगे, इससे जो हमारी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है ना, डॉम की मेनली, तो हमें डॉम मैनुपुलेशन बहुत अच्छे से आ जाएगी, बड़े आराम से कर पाओगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को आप समझ पाओगे किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते। मैंने कहा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सिंपल सा। तो अब यहाँ पे टूल्स देख रहे हो कुछ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इनमें से यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करूँ, रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ बना लेते हैं। मुझे भी नहीं आता फिग्मा चलाना, ठीक है, मैं भी शायद पहली दूसरी बार यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिक इस तरीके से आपको बना लेना है जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बना लिया। अब इसके अंदर हमें कुछ फील्ड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर, क्लास, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे चाहिए होंगी। तो अभी किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं जिसके अंदर जो भी ये बनाने वाले हैं फॉर्म, उसका हम एक टाइटल दे सकें, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे इसको बना देंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी कलर फिल कर देंगे जिससे कि अलग थोड़ा सा दिख सके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके, ठीक है। देखो, ब्लैक कलर हमने कर दिया। अब कुछ हमें यहाँ पे फॉर्म की फील्ड चाहिए होंगी, फॉर एग्जाम्पल स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम और उसकी डिटेल, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी रखना होगा। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं ऐसे, स्कूल नेम, ठीक है। अब देखो, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर ये चीज़ें हमें पहले ही विजुअलाइज हो जाए ना कि हमें क्या करना है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। मैं फटाफट से ना इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे और ऑल्ट दबा के इसको नीचे, यस हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 से कुछ फील्ड चाहिए होंगी, वो मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ 4 5 बार, ठीक है। ओके, स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम भी चाहिए होगा हमें, ठीक है, स्टूडेंट नेम। और क्या चाहिए हमें, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं एक स्टूडेंट की, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और क्लास ले लेते हैं, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और क्या, बस इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत होगी, है ना। क्लास ले लेते हैं और ले लेते हैं हम रोल नंबर। अब इससे देखो क्या हो रहा है, हमें चीज़ें पता लगते रह रही हैं कि क्या क्या हम बनाने वाले हैं, ठीक है। रोल नंबर पूरा लिख देता हूँ। ऐसे ही एक कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेते हैं, बस इतनी डिटेल बहुत है। अब इसे हमें कुछ ज़्यादा सुंदर बनाने नहीं बैठना है, ये सिर्फ हम अपने क्लियरिटी के लिए बना रहे हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं उस लिए, बस, और कुछ नहीं। अब हमें यहाँ पे इनपुट भी चाहिए इनके लिए, ठीक है। तो बेसिकली रेक्टेंगल से हम इनपुट बना लेते हैं, है ना। ऐसा कुछ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब हमें ज़्यादा इसको बना लिया, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ वाइट, ताकि इनपुट सा लगे, बस, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 4 बार, ठीक है।
ऐसे ऑल्ट दबा के आप इसको स्क्रॉल करोगे, ऐसे स्क्रॉल करोगे बोल रहा हूँ, ट्रैक करोगे, ऑल्ट दबा के ऐसे इसको ट्रैक करना, तो एक और कॉपी बन जाएगी उसकी। बस हमें यही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, बस इस तरीके से हमने बना लिया। डिज़ाइन हम अपने आप देख लेंगे जब CSS वगैरह लिखेंगे। ऐसे DOB के आगे कर देता हूँ एक और टेक्स्ट बॉक्स, हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका स्कूल नेम, यहाँ तो आई गया स्कूल नेम जो भी यूज़र डालेगा, ठीक है। यहाँ पे हम उसका टाइटल डालते हैं, फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे इसको दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे दिखेगा नहीं स्टूडेंट डिटेल्स, इसका कलर हम कर देते हैं वाइट ताकि हमें दिख सके। अब देखो इसका अगर मैं फ़ॉन्ट चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कहाँ से बढ़ेगा फ़ॉन्ट, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन, मुझे भी इतना नहीं आता चलाना, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे हमें चीज़ें पता लगती रहेंगी। यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है फ़ॉन्ट बड़ा करने का, ना ये रहा 12 पिक्सल, ठीक है, रेगुलर। इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 32, ओके, ताकि थोड़ा दिख जाए अभी हमें, बस ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे 2 बटन बना लेंगे, एक सबमिट के लिए और एक क्लियर के लिए, ठीक है। अगर फील्ड हमें क्लियर करनी पड़े तो उसके लिए दोबारा से मैं एक रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इससे हमें पता लग गया एटलीस्ट कि हमें अब बनाने क्या वाले हैं, नहीं तो सीधा कोड लिखने बैठ जाते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, हम कभी कोई फील्ड लेते नहीं लेते तो वो सही नहीं रहता, ठीक है। 2 बटन ले लेते हैं, इसको भी कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर और इनके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। हटाओ इसको, एक नया टेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, इसको बोल देते हैं सबमिट, ठीक है, सबमिट बना लिया। और थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा कर देते हैं बस ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, और कोई बात नहीं, ठीक है। 20 पिक्सल करके जब CSS लिखेंगे तब इसको हम अपने आप ही सुंदर बना लेंगे। अभी बस हमें ये तय करना है कि हम करने क्या वाले हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे कर देते हैं क्लियर ऑल, ठीक है। तो ये बनाना है हमें। अब दूसरा क्या बनाना है, हमें एक और ऐसा ही बनाना है जिसके अंदर जब हम सबमिट करें ना तो इसके अंदर जो भी डिटेल्स फिल हो वो सामने हमें दिख जाए। अब यहाँ से हमारा वो कहाँ चले गया, स्टूडेंट्स फॉर्म, टाइटल जो हमने लिया था, दोबारा ले लो, स्टूडेंट्स डिटेल, स्टूडेंट डिटेल्स, ओके, वाइट कर देते हैं इसको, बहुत बढ़िया, स्टूडेंट डिटेल्स, बस ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ही हमें एक और बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सा डिज़ाइन चाहिए होगा, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखानी होगी। तो मैं उसके लिए अगेन एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेता हूँ, बस। अब देखो कितनी चीज़ें आसान हो रही है, हमें पता लग गया। हम पहली स्क्रीन क्या बनाएंगे, ये वाली, सबमिट करेंगे, इसका डिटेल्स जितनी भी होगी वो यहाँ पे दिख जाएंगी, बस इतना सा हमें काम करना है, ठीक है। तो सेम हम यही काम करते हैं, इसी को हम ये ऊपर कैसे लाएंगे ये मेरे को नहीं आता, ठीक है। तो फिग्मा वगैरह आपको उतना सीखना नहीं है, आपको बेसिक से डिज़ाइन बनाना है ताकि चीज़ें विजुलाइज हो पाएँ ईजिली, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट डिटेल्स आ गई, यहाँ पे हम दिखाएंगे स्कूल का नेम, जैसे स्कूल नेम लिखा है ना, जो भी इसके अंदर फिल करेंगे वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पर लिख देते हैं स्कूल नेम। अब स्कूल नेम कौन सा होगा, जो यहाँ पे हम फिल करेंगे, ठीक है। जब सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं वाइट, सिंपल। अब यहाँ पे बाकी की डिटेल्स हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम एंड अदर। एक को ले लेते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे ले लेते हैं हम स्टूडेंट नेम, ठीक है। जो भी यहाँ पे नेम आएगा डायनेमिकली वो हम यहाँ पे दे देंगे, जो भी इस फील्ड से उठ के आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कालू, ठीक है। कुछ भी नाम आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कालू बुरा नहीं मान जाए, ठीक है। कालू ले लिया। अब ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे 2, और क्या क्या था, डेट ऑफ बर्थ थी हमारे पास, क्लास थी, रोल नंबर था और कॉन्टैक्ट नंबर था। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी डिटेल आ जाएंगी, सेंटर में आ जाएंगी या कहीं भी आ जाएंगी, जैसे भी हमें दिखानी होगी वो हम CSS का डिज़ाइन बनाते वक्त कर लेंगे, ठीक है। बस हमें अभी बेसिक सी चीज़ें विजुलाइज कर पाएँ इसलिए मैंने इसको बना लिया है। इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब इनके टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम था वैसे DOB भी कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी हमारी यहाँ पर। अब आप में से कुछ लोगों को जिनको पहले से चीज़ें आती हैं वो बोलेंगे यार बहुत ज़्यादा बेसिक से आप सिखा रहे हो, नहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए से। जो बिल्कुल ही बिगनर्स है ना उनको तो ये सीखना ही पड़ेगा, उनको इसी तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे ही फिल कर देते हैं यहाँ पर डेट भी, फॉर एग्ज़ाम्पल 21/7
2014, कोई भी डेट, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट नेम क्लास हो गई, क्या रोल नंबर डालना था हमको, चेंज कर देते हैं यहाँ पर इसको भी, ओके। रोल नंबर, रोल नंबर डाल देंगे, जो भी रोल नंबर होगा उसका एक लिख देते हैं यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, 9876543210। अब हमें चाहिए होगा एक बटन भी प्रिंट का, जब हम इस पर क्लिक करें तो सारी की सारी डिटेल्स प्रिंट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए फटाफट से हम यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं, ओके, और इसको कलर ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट ले लेंगे जिसके अंदर लिख देंगे प्रिंट आईडी कार्ड, कलर चेंज कर देते हैं वाइट, और ये हमारा हो गया हमारे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन कंप्लीट, जो भी हम बनाने वाले हैं उसका। एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक इमेज भी दिखा देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट की, ओके। उसके लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट की इमेज दिखाने के लिए चलो रेक्टेंगल में ही दिखा देंगे ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेज आएगी, ऐसे समझ लो भैया, ठीक है। इस पर अभी मैं कोई भी कलर कर देता हूँ, ये लो, यहाँ पे आएगी एक इमेज आएगी, ये ध्यान रखना। बस हमारा बेसिक सा जो डिज़ाइन है जो हम करने वाले हैं वो अब हमारी आंखों के सामने है। तो अब हमें क्या करना है, सीधा कोड लिखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं VS कोड में। तो ओपन करते हैं अपने VS कोड को, ठीक है। देखो यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक अपने प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर बनाना होगा। क्या बनाना होगा, फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। तो ओपन फोल्डर पर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने आपको सिखा रखा है पिछली वीडियो में कैसे फोल्डर बनाने हैं आपको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैं डेस्कटॉप पे ही इसका एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का हम नाम रख देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है, स्टूडेंट आईडी कार्ड, ऐसे कुछ भी हमने नाम रख दिया अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, सिंपल। अब जब ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। चीज़ों से मेरा मतलब है कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए होगा बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर हम CSS रख सकें, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट रख सकें, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कैसे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अपना पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है स्टूडेंट आईडी कार्ड, तो एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर बाकी सारे फोल्डर हम डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए होगा एक CSS के लिए फोल्डर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं स्टाइल्स का, ठीक है, ऐसे। और हमें चाहिए होगा एक फोल्डर जिसके अंदर हम इमेजेस रख सकें, अपने लोगो वगैरह, ठीक है, या कोई ऑडियो यूज़ करें तो वो रख सकें, वीडियो यूज़ करें तो वो रख सकें। तो उसके लिए हम एक और फोल्डर बना देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं एसेट्स का, जिसको इसके अंदर बनाना है, स्टाइल्स के अंदर मत बना देना, ठीक है। क्या नाम रखेंगे हम यहाँ पे, एसेट्स। अब ऐसे ही स्क्रिप्ट्स के लिए एक फोल्डर चाहिए होगा, तो स्क्रिप्ट्स के लिए भी एक फोल्डर बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट्स। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो जो अभी डायरेक्ट तीसरी वीडियो को देख रहे हैं वो पुरानी वाली वीडियोस देख लें। अब कोई और प्रोजेक्ट हमें चाहिए होगा, हाँ, हम चाहें तो यहाँ पे एक इन्फो का प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हम डिटेल्स लिख सकते हैं, लाइक रीडमी फाइल होती है ना वैसे, कि इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। बट उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत छोटा है हमारा, उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। अब हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स फाइल भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये इसके अंदर तो नहीं बन रही ना, ठीक है, index.html, बस एक फाइल हमारी बन गई। इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ, मैंने क्या कहा था, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, एक एक चीज़ सिखाऊंगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है, क्योंकि हमारे इस पूरी की पूरी सीरीज़ का नाम क्या है, वेब डेव, हेलो वेब डेव, ठीक है। तो हम वेब डेव में चीज़ें जो भी यूज़ होती हैं वो सब कुछ सीखने वाले हैं। अब देखो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब ठीक से देखना, जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा इस फाइल को रन करने के लिए, अभी कुछ कोड नहीं लिखा है, फिर मैं इसे रन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा पहली वीडियो में मैंने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाए थे आपसे। जब आप इन एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये लाइव सर्वर वाला दिख रहा है आपको, ये हमने इंस्टॉल किया था, जिसकी वजह से वो ऑप्शन आप वहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो वहाँ पे डायरेक्टली चेंज होते रहेंगे, हमें पेज को, वो क्रोम पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ इसको, ठीक से देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ब्लैंक पेज आ गया है।
आप बोलोगे यार इसके अंदर कुछ कोड भी लिखा है तो तुमने इसको रन क्यों करा? मैं बस दिखाना चाहता था आपको कि बिना कोड के भी इसे रन किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, ऐसे मत कभी सोचना कि HTML चाहिए या बॉडी टैग चाहिए तो ही वहाँ पे जाके चलेगा। अगर मैं यहाँ पे H1 लिख दूँ या कोई भी टेक्स्ट लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो, देखना अभी आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये H1 क्या है? देखो मैंने आपसे कहा था कि W3 स्कूल्स में जाके चीज़ें एक्सप्लोर करना, बस आइडिया लेना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा H1, ये एक हेडिंग टैग है बेसिकली, ठीक है। ये H1 H6 तक जाता है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। अब हमने क्या करा, इधर कुछ ये टैग लिखा, इसको ब्राउजर पे देखते हैं। मैंने शायद फाइल को अभी सेव नहीं किया, मैं फाइल को सेव करता हूँ, क्रोम पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हेलो आ गया। बट मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत क्यों पड़ी? रुको एक मिनट देखते हैं। लाइव रिलोड इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ हेड और बॉडी टैग, ये मना कर रहा है, बोलता है हेड और बॉडी टैग दो तो ही चलेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बोलता हूँ नहीं अभी हम नहीं दे रहे, बस क्योंकि मेरे को आपको कुछ और दिखाना है, ठीक है। लाइव सर्वर को 1 मिनट के लिए रोकते हैं, हेड बॉडी टैग हम बाद में दे देंगे। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक से देखना, मैंने वहाँ पे सिर्फ H1 डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पे देखो ब्राउजर इतना स्मार्ट है, इसने खुद ही HTML हेड बॉडी वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है, देख रहे हो आप। HTML हेड टैग बॉडी टैग ऐड कर दिया और बॉडी टैग के अंदर H1 डाल दिया, ठीक है। तो हमें हमेशा टैग देने हैं, ठीक है, हमेशा टैग मतलब प्रॉपर तरीके से लिखना है। बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, जब भी आप लिखते हो तो ये रन होगा, ऐसा नहीं है कि आपने H1 लिखा है तो वहाँ पे वो दिखेगा नहीं, नहीं, जो ब्राउज़र है वो अपने आप हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब ब्राउज़र को ये मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए जाना है और चीज़ों को उसी तरीके से डिफाइन करना जैसे करते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम HTML, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, ओके, HTML। चिंता मत करो, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये जन्नत होने वाली है, ठीक है। HTML लिख दिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर दो टैग बनते हैं हमारे, जिसको बोलते हैं बॉडी टैग। क्या बोलते हैं? बॉडी टैग। अब ठीक से देखना, इनको हम टैग बोलते हैं, बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टैग, या दूसरा वर्ड होता है एलिमेंट्स, क्योंकि जब बिगनर्स इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई पूछता है व्हाट इज़ एलिमेंट, तो वो सोचते हैं क्या होता है एलिमेंट, उन्हें नहीं पता। व्हाट इज़ टैग, तो कुछ लोगों को सिर्फ एलिमेंट पता होता है। तो एलिमेंट हो या टैग हो, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। तो ये बॉडी हो गया। ऐसे ही होता है हमारे पास एक हेड टैग। तो बेसिकली हेड के अंदर हम जो भी फाइल इंक्लूड वगैरह करेंगे, मेटा टैगिंग कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करेंगे, टाइटल्स वगैरह वो सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, हेड टैग के अंदर। और जो बॉडी के अंदर आएगा मेन कंटेंट जो भी हम ब्राउजर में दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको H1 लिख के दिखाया था यहाँ पर, ठीक है ना, H1 लिखा था। तो ये H1 क्या है? H1 से H6 तक हेडिंग के टाइप्स होते हैं, मैंने सिंपल सबको बताया था। अब मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, हेलो वेब डेव, ठीक है, सेव करते हैं। अब चल के देखते हैं, एक बार मुझे लाइव सर्वर चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले मना कर रहा था ना कि हेड बॉडी दो, अब दे दिया है तो बार बार अब इसको करने की जरूरत नहीं है, ये चलेगा। अब सीधा हम अपने प्रोजेक्ट का कोड लिखेंगे और जो जो चीज़ आती रहेंगी साथ साथ हम वो सीखते रहेंगे, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ अब लाइट रिलोड हो रहा है, देखो मैंने अब क्या रिफ्रेश नहीं करा। तो इस तरीके से हमने क्या अचीव करा, हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख के देखा कि हाँ वहाँ पे वो दिख रहा है लाइव सर्वर इज़ वर्किंग। तो अब शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट बनाना। तो अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या चाहिए, डिज़ाइन बनाना होगा एक बेसिक सा। कौन से वाला? ये वाला डिज़ाइन हमें बनाना होगा। तो इसके लिए हमें देखो सिंपल, अब हमें पता है करना क्या है, एक बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर ये हेडिंग लेनी है, स्टूडेंट टाइटल दिखना चाहिए, फिर कुछ डिटेल्स और ये। तो चलो चलते हैं फटाफट से। हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं यहाँ पे और इधर हम लिखते हैं सबसे पहले एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल एक कंटेनर बना लेते हैं यहाँ पे। क्लास डिव क्या है, अगेन एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्लास के अंदर हम लिख लेते हैं कंटेनर। आपके कोई भी डाउट हो वो कमेंट में लिखना, ठीक है, पहले खुद रिसर्च करना, नहीं पता लगे कमेंट में लिखना, मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। कंटेनर बना लिया जो कि वहाँ पे एक अच्छे से दिख सके, कंटेनर के अंदर सारा का सारा हम अपना काम करेंगे। अब इस कंटेनर के अंदर मैं बनाता हूँ चलो एक बॉक्स, जिसके अंदर हम उसका टाइटल दे देंगे और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने एक बना लिया बॉक्स। तो देखो हम चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने पहले डिज़ाइन बना लिया, इसलिए अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एक टाइटल ले लेते हैं, टाइटल को H3 H4 जो भी तुम लेना चाहो ले सकते हो। मैं जैसे मैंने बताया था H1 से लेके H6 तक चलता है। H1 सबसे बड़ा होता है हेडिंग टैग और H6 सबसे छोटा। तो H3 हमने ले लिया है, इसके अंदर हम लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा चल के कि हमारी डिटेल्स आ रही है नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे आ गया, अभी CSS नहीं लिखी है तो कोई भी डिज़ाइन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं फटाफट से चलता हूँ वापस से कोड के अंदर और हम जो जो हमें चाहिए ना पहले फील्ड्स रख लेते हैं, डिज़ाइन को बाद में समझेंगे अब, ठीक है। तो इसी बॉक्स के अंदर हम अपना एक फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर सारी की सारी फील्ड्स आएंगी।
अब जब भी हमें कुछ फॉर्म बनाना होता है, जैसे फील्ड्स वगैरह रखनी होती है, तो फॉर्म के अंदर रखनी है। क्यों? क्योंकि जब हम सबमिट करते हैं ना बटन को, तो पता लगाता है इस फॉर्म के जो डेटा है इस फॉर्म में से हमें उठाना है। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, मैं एक एक करके समझाऊंगा, ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो उसकी चिंता मत करना। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपसे इस फॉर्म के अंदर हम फील्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो फील्ड्स बनाने के लिए मैं एक डिव और ले लेता हूँ और उसको क्लास नाम साथ साथ लेके चल रहे, ताकि हमें ईजी हो जाए समझने में। ठीक है, जब हम CSS लिखे तो इन्हीं क्लासेस का यूज़ कर लें, इसलिए मैं अभी तक बनाता हुआ चल रहा हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, स्कूल नेम। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार चल के। देखो, स्कूल नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम एक बार बना लेते हैं, बाकी सब कॉपी कर देंगे। ठीक है, क्या चाहिए हमको, स्कूल नेम चाहिए। तो एक लेबल चाहिए होगा लेफ्ट साइड में, और एक चाहिए होगा हमको टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, तो इसमें मैं करता हूँ एक लेबल ले लेता हूँ। देखो, चीज़ें आपको साथ साथ सीखने को मिलेंगी, टैग्स वगैरह जैसे हम यूजल आ रहे हैं ना, तो आपको सीखने को मिलता रहेगा। इसके अंदर स्कूल नेम ऐसे नहीं सीखना है कि आज लेवल सीख लिया कल इनपुट सीख लिया, नहीं, ये हम तरीका ही नहीं फॉलो करेंगे। स्कूल नेम लेवल आ गया, अब लेवल क्या है, सिंपल एक टेक्स्ट दिखाने का तरीका है। अब इसका रिलेशन इनपुट के साथ कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे हम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक इनपुट एलिमेंट लिया। अब आप बोलोगे यार बाकी सब टैग्स को तो तुम ऐसे बंद कर रहे थे अलग, और इसको तुमने ऐसे बंद कर दिया। हाँ, HTML में कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। ठीक है, उनमें से एक है इनपुट। ऐसे आने वाले टाइम में आप देखोगे BR ऐसे आप बंद कर दोगे, इनको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, जो खुद को ही क्लोज कर देते हैं, उसके लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने इनपुट लिया, इस इनपुट को मैं एक ID देता हूँ, जिसको हम नाम दे देते हैं स्कूल नेम। क्या दे देंगे, स्कूल नेम। अब यहाँ पे मैं कैमल केस यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे हो, स्कूल और नेम, जो सेकंड वर्ड आया उसको मैंने N से कैपिटल में दिखा दिया, इसको बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, बहुत कम आएगी आप बिगनर्स को। तो हमने अगर ये बना लिया, अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाता है। रिलेशन कैसे बनता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। ठीक है, 4 लिखा। अब इसके अंदर भी मैं सिंपल लिख दूंगा उस इनपुट की ID, स्कूल नेम। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब मैं क्या कर रहा हूँ। अब जब मैं फॉर्म फिल वगैरह करूँगा तब मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये जो 4 और आप देख रहे हो ना ID ली हुई है, कैसे रिलेशन में आए हैं, सब सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम कॉपी पेस्ट करते हैं। पहला बन गया स्कूल नेम, दूसरा हमारे पास क्या बनना था, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट का नेम भी चाहिए होगा हमें। ठीक है, और क्या था हमारे पास, क्लास, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। कुछ मिस तो नहीं करा, एक डिव मिस कर दिया। हाँ, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने में भी गलतियाँ होती हैं, ध्यान देना हमेशा, आप बिगनर्स हो तो। ठीक है, फॉर्मेट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे वो भी समझेंगे। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रीटियर, ये होना चाहिए था बाय डिफॉल्ट है, पर क्यों नहीं रहा, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके से दिख रहा है हमारे पास, स्टूडेंट नेम हो गया। तीसरी फील्ड क्या थी, फटाफट से चल के देखते हैं हम, ब्राउजर में चलते हैं अपने, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, रोल नंबर और कॉन्टैक्ट नेम। ठीक है, तो चलते हैं वापस कोड में, इधर लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और इसको भी चेंज कर देंगे। ID हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऐसा नहीं है आपने एक इनपुट को जो ID दिया वही दूसरे इनपुट को दे दिया, ऐसे नहीं करना है। तो हम इसको भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टूडेंट नेम। ओके, अब ऐसे ही क्लास चाहिए, रोल नंबर चाहिए, और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो क्लास ले लेते हैं यहाँ पे, इसको क्लास कर देंगे, इसको भी। जो आप ID इनपुट के ले रहे हो उसके साथ जो लेवल लिख रहे हो उसका रिलेशन बनाने के लिए सेम 4 के अंदर आपको क्या लिखना है, ID जो भी इनपुट की है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया हमारे पास, क्लास भी आ गई, और रोल नंबर चाहिए होगा। ठीक है, रोल नंबर, राइट। आपको मज़ा आने वाला है, ये कोशिश आपको, ये सब कुछ आपको खुद बनाना है, एक बार देखना है, साथ साथ बनाना नहीं लग जाना है। ठीक है, पहले समझनी है चीज़ें क्या चल रही है, साथ साथ करने बैठ गए तो कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। पहले एक बार वीडियो को देखो, फिर खुद बनाओ, और ना बने तब जाके चीज़ों को देखो, तो ज़्यादा अच्छे से सीखोगे। ठीक है, तो अब क्या बना लिया हमने यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर भी हो गया कंप्लीट, यहाँ पे भी लिख देंगे कॉन्टैक्ट नंबर। सेव करते हैं और चल के देखते हैं फटाफट से ब्राउज़र में कि क्या क्या हमने बना दिया है। तो देखो,
स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। टोटल 6 चीज़ें। देखते हैं कुछ मिस तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 6 2 चीज़ें रह गई, सबमिट बटन और क्लियर ऑल। इनको भी बना के छुट्टी करते हैं और फिर लिखेंगे हम इसकी CSS। तो देखो अभी तक आप समझना, अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले आपने फॉर्म टैग सीख लिया है, div टैग सीख लिया, लेबल और इनपुट सीख लिया, ठीक है। अब इनपुट के अंदर पहले 2 चीज़ें और काम कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है, क्लास तो स्ट्रिंग हो सकती है, 9th TH भी लिख सकते हैं कुछ लोग, चलेगा। बट रोल नंबर हमेशा इंटीजर होगा। तो हम इस इनपुट को जो टाइप है ना वो ले लेंगे नंबर। क्या ले लेंगे? नंबर। बाकी इनपुट का जो टाइप होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टेक्स्ट, ठीक है। हमने इसको नंबर ले लिया। अब होगा क्या, इस इनपुट के अंदर हमेशा से हम नंबर ही ऐड कर पाएंगे। ऐसे ही इसको भी क्या ले लेंगे? टाइप नंबर। इसके अंदर आप देखोगे तो टेक्स्ट ऐड नहीं कर पाएंगे और बाकी टेक्स्ट से इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होगा बाय डिफॉल्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बाकी क्या है, टाइप टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। और ये दो देख रहे हो ऊपर नीचे वाले, मैं इन पर क्लिक करूँगा तो बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी काउंटर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर खुद भी टाइप भी कर सकता हूँ, बट नंबर, स्ट्रिंग नहीं। ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर भी हम नंबर टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टाइप क्या लिया हुआ है? नंबर। तो इस तरीके से नंबर काम करता है, टाइप नंबर इनपुट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टेक्स्ट। कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल ऐसे, इनपुट का टाइप और ये टेक्स्ट। अब एक चीज़ सीखने वाली है, देखो ये बाय डिफॉल्ट होता है ना टेक्स्ट, इसको तो मेरे को लिखने की जरूरत है नहीं। पहली चीज़ मैं आपको बताने के लिए आपको बस लिख रहा था। अब ये जो देख रहे हो आप, 4 ID क्लास, ये सब क्या है? ये होते हैं एट्रीब्यूट। जब भी हम किसी एलिमेंट या टैग के अंदर ऐसे लिखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ध्यान रखो, बिगनर्स गलती करते हैं, भूलते हैं। जब भी आप लिखते हो ना, एक बार अपने मुंह से बोलना। कभी भी आप लिख रहे हो, अच्छा आपने क्या लिखा? क्लास क्या है? ये एट्रीब्यूट। 4 क्या है? एक एट्रीब्यूट। ID क्या है? एट्रीब्यूट। टाइप क्या है? एट्रीब्यूट। ये है एट्रीब्यूट। ये पूरा जो लेवल था वो क्या था? एलिमेंट, या फिर आप इसको टैग बोल सकते हो। इस और इनको क्या बोलोगे आप? एट्रीब्यूट। और इनके अंदर जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल टाइप की यहाँ वैल्यू क्या है? इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? नंबर। इस 4 का जो ये जो एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू क्या है? रोल नंबर। इस ID की रोल नंबर। होप आपको क्लियर हो गया होगा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 बटन बनाने हैं। कौन से? सबमिट फॉर्म का और एक क्लियर ऑल का। बस 2 बटन बनाने हैं। अब सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी के अंदर ही बना देते हैं। यहाँ पे फील्ड्स डिव ले लेते हैं एक, और उसको सेम क्लास दे देते हैं फील्ड्स, ताकि एक ही जगह से हम अपना डिज़ाइन फॉलो कर सकें। 2 बटन बना देता हूँ इसके अंदर से फटाफट, और इन दोनों बटन को नाम देने हैं बेसिकली हमें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट फॉर्म, और एक और बना देते हैं क्लियर ऑल। ईजी, ठीक है। बस ये हो गया हमारा बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट, HTML कंप्लीट। तो HTML की मदद से अभी तक हम स्ट्रक्चर कर चुके हैं अपना पूरा तैयार। अब करेंगे अपने प्रोजेक्ट को ब्यूटीफुल, किसकी मदद से? CSS की मदद से। पर जब भी हम कभी CSS लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है? बार बार ब्राउज़र पे जाके देखना होता है डिज़ाइन ठीक है या नहीं है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इसको ना कोड एडिटर को थोड़ा सा मैं करता हूँ छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही अपने ब्राउज़र को भी कर देते हैं। होगा क्या, हम जो जो चेंजेस करेंगे वो हमें साथ साथ दिखते रहेंगे, बार बार हमें स्क्रीन मूव नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम काम करेंगे, ईजी रहेगा समझने के लिए, राइट। तो अब क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ चलते हैं, एक CSS की फ़ाइल बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे? स्टाइल्स वाले फोल्डर के अंदर। मैंने आपको फाइल्स बनानी सिखाई थी, आपको ध्यान होगा, पहली वीडियो देखना जो सीधा जंप कर गए हैं 3rd वीडियो पे, ठीक है। अब इस आइकन पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी फाइल बना सकते हो, ठीक है। कोई भी आप जिसके साथ आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपके कंफर्ट के ऊपर है। बस न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसको नाम दे देता हूँ style.css। तो देखो मार्केट स्टैंडर्ड है इसलिए style.css दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ना बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना, तो पेजेस के हिसाब से, या ये कह लो कंपोनेंट के हिसाब से, हम अपनी CSS की फाइल डिफरेंट बना सकते हैं। बट अभी हमें एक ही फाइल की जरूरत है, ज़्यादा की नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने style.css ले लिया बस, ठीक है। अब इसको इस तरफ से क्लिक कर देते हैं ताकि ये बंद हो जाए और सीधा हमें style.css वाली फाइल दिख सके, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था, जब भी हम style.css कोई CSS बना रहे हैं, एक्सटर्नल CSS, ये क्या है? एक्सटर्नल CSS है, ठीक है। तो हमने इसको अलग फोल्डर में बनाया है। अब CSS लिखने के 2 तरीके होते हैं, इंटरनल और इनलाइन। इंटरनल मतलब कि आप क्या काम करो, जो भी आप CSS लिखते हो ना, जहाँ पे एक स्टाइल टैग बना दो हेड के अंदर, ठीक है। ऐसे आपने बना दिया और इसी के अंदर आपने काम करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे बॉडी, और इसको दे दिया बैकग्राउंड कलर, ठीक है, थोड़ा ग्रे सा। अगर मैं यहाँ पे मैंने इसको सेव किया तो देखो यहाँ पे ग्रे दिख रहा है आपको। एक मिनट को मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि देखने में, अभी नहीं हो रहा, मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार दोबारा, ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं, देखो आ गया कलर। हमें ग्रे चाहिए बेसिकली, तो ई कर देता हूँ, सेव करता हूँ।
तो देखो थोड़ा बहुत ग्रे सा लग रहा है बैकग्राउंड में, इसको बोलते हैं हम इंटरनल CSS। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल CSS। अगर यही काम तुम सीधा अगर बॉडी टैग में लिख देते, ऐसे ऐसे कर देते, ठीक है, सीधा इसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देते, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते तुम ऐसे, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये जो हमने लिखा है इसको हम बोलेंगे इनलाइन। देख रहे हो, अब ये वाला काम चल रहा है, इसको बोलते हैं इनलाइन। ये सबसे बेकार तरीका होता है, कभी ऐसे नहीं लिखनी है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे लिखनी पड़ती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनलाइन कभी नहीं लिखनी है। इंटरनल कुछ केसेस में लिखी जाती है जब जरूरत होती है, बट वो भी मैं आपको नहीं बोलूँगा लिखने के लिए। हमें यह करना है एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना है, ठीक है। तो इनलाइन ये होती है, अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कितने तरीके से CSS लिखी जाती है अपने HTML पेज के अंदर, कैसे यूज़ करते हैं, है ना, तो उसको बता देना है कि भाई देखो, एक तो इनलाइन होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल सबसे अच्छा तरीका है। अब कैसे करना है? एक्सटर्नल के लिए हमें अपनी फाइल को बेसिकली लिंक करना होता है। ये हम दूसरी फाइल में यहाँ पे काम करेंगे और इसको यहाँ पे लिंक करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो अगर मैंने पहले ही ऐसे बना दिया सिंबल और LIN के लिखा तो मुझे ऑप्शंस नहीं दिख रहे, मुझे खुद रीराइट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हो ना LIN के, तो यहाँ देखो LINK:CSS आ रहा है, आप सिंपल एंटर करना और आपको वो रिलेशन स्टाइल शीट है और HREF डिफ़ॉल्ट URL डाल के दे देगा, ठीक है। अब देखो ये style.css दी है, लेकिन ये काम नहीं करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड, मैं सेव करता हूँ, देखो कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टाइल ये हटा भी दूँ, इस स्टाइल को हटा देते हैं, देखो समझने के लिए हटा दिया, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा। फिर काम क्यों नहीं कर रहा? हमने तो लिंक कर दिया है। नहीं, ये जो डिफ़ॉल्ट पाथ बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऐसे ही एक एग्जाम्पल के लिए पाथ हमें निकाल के दे दिया है, पर हमारी जो CSS पड़ी हुई है ना, वो डायरेक्ट नहीं पड़ी हुई, वो किसी फोल्डर के अंदर पड़ी है। देखो स्टाइल्स वाले फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो हमें क्या करना होगा? उस पाथ तक जाना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? उस फाइल तक जाना होगा। जैसे आपको अपने किसी दोस्त से मिलना है, तो आप क्या करते हो? अपने दोस्त के घर जाते हो या कहीं किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में मिलते हो, राइट। या आपको कोई सामान खरीदना है, किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, तो उस दर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। वैसे ही जो स्टाइल्स है ना, ये जो CSS आप देख रहे हो, ये कहाँ पड़ी है? स्टाइल्स के फोल्डर में। तो हमें उधर तक जाना पड़ेगा। अब उधर जाने के लिए हमें क्या करना होगा? या तो आप पैदल जाते हो, बस पकड़ते हो, मोटरसाइकिल पकड़ते हो, कुछ पकड़ते हो। वैसे ही यहाँ पर भी एक रास्ता है उधर जाने का। क्या रास्ता है? जैसे मैंने पहले वीडियो में सिखा चुका हूँ, शायद दूसरी में, ओके। तो हम क्या करते हैं? डॉट स्लैश दबाते हैं तो एक इस फाइल से बाहर चले जाते हैं, और 2 बार डॉट दबा के स्लैश दबाते हैं तो पूरे के पूरे उस फोल्डर से बाहर चले जाते हैं। पर अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हम फोल्डर के अंदर तो सारे फोल्डरों से बाहर जा चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डॉट स्लैश इस फाइल से बाहर चले गए। इस फाइल से बाहर जाते ही हमें कुछ फोल्डर्स मिले, जैसे स्टाइल्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और स्टाइल के अंदर देखो style.css है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये हमारी इंक्लूडेड हो गई है। सेव करते हैं, देखो बैकग्राउंड कलर रेड आ गया, ठीक है। सिंपल style.css में बैकग्राउंड कलर लिखा है, चेंज कर लेते हैं कलर, जो हमें चाहिए था वही कर देते हैं, सेव। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा CSS किस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं। हमने बेसिक से अभी सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर दिया और कुछ नहीं करा है, ठीक है। अब समझो, हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है, बॉक्स है, ये सब चीज़ें हैं। अब सबसे पहले करते हैं, अपने बॉक्स को डिज़ाइन करते हैं, धीरे धीरे करके चीज़ें, सारी चीज़ें हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है। मैं सिंपल लिखता हूँ डॉट बॉक्स। डॉट बॉक्स, देखो अब आप बोलोगे यार यहाँ पे आप डॉट बॉक्स लिख रहे हो, यहाँ पे आपने बॉडी लिखा था, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ऐसे बॉडी लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं कि हम एलिमेंट जो सिलेक्टर है ना, सीधा सिलेक्टर का यूज़ करके हम CSS को डिफाइन कर रहे हैं। एलिमेंट सिलेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट सिलेक्टर। तो मैंने अगर डायरेक्ट बॉडी लिखा, जिस भी एलिमेंट का नाम है हम सीधा वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे डिव लिखते तो सभी डिव पे आ जाएगा। अगर बॉडी टैग बहुत सारे होंगे सब पे आ जाएगा, लेकिन एक HTML के अंदर एक बॉडी टैग ही होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बॉडी लिख दिया है और बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको, सिंपल, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने बॉक्स क्यों लिखा? जब भी हम क्लास लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने क्लास लिखा कंटेनर, क्लास क्या दी हुई है? बॉक्स। तो जब भी हम क्लास पे, किसी पर्टिकुलर क्लास पे CSS लगाते हैं तो उसके आगे डॉट लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब हम किसी ID पे लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे ओपन करूँ, तो जैसे मैंने ID दी हुई है यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ID से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ID हैश लगाऊंगा, डॉट की जगह पे मैं आगे क्या लगा दूंगा? यहाँ पे हैश, ठीक है। बट अभी हमारे पास क्लास है तो हम डॉट यूज़ करेंगे। आप में से बहुत लोग बोलोगे यार बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा है क्यों, पता नहीं, पागल बना रहा है हमें। ऐसा कुछ नहीं है। देखो बिगनर्स है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता उनके पास कोई भी एक भी डाउट रहे, और मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि उनके दिमाग में घुस जाए, याद हो जाए मेरे बोलते बोलते, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बॉक्स, इस वाले बॉक्स, ये मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ। इसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले ना एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। जैसे हमने देखा था, हमने अपना डिज़ाइन किया था ना पूरा का पूरा, किस तरीके से दिखेगा वो हमने सारा यहाँ पे कर दिया है। उसमें विजुअल किस पे काम किया था हमने, बताओ यार? फिग्मा पे, ठीक है, फिग्मा पे। तो फिग्मा में हमने डिज़ाइन किया था अपना सारा का सारा। मैं उसको भी खोल दूँ एक बार, रुको, फिग्मा एजुकेशन, इसको भी खोल देते हैं ताकि हमें दिखता रहे कि डिज़ाइन कैसा था।
कंटिन्यू कर लेते अपने आईडी से। ये पिछली वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ, पूरा हमने बनाया था पिछली, मैंने इसी में तो बनाया, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं भी चीज़ें भूल जाता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा डिज़ाइन बनाया था हमने ना, कुछ ऐसा हमारा दिखेगा यहाँ पर, और ये वाला स्कूल वाला ऐसे दिखेगा, पर अभी हमने HTML में सिर्फ यही क्रिएट करा है, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल, पहले मैं जो बॉक्स है उसको एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसको कर दिया वाइट। ये सिर्फ हमने बेसिक से स्ट्रक्चर बनाया था जिससे हमें पता लगे कि हमें करना क्या, ज़्यादा सोचना ना पड़े। देखो इसमें बैकग्राउंड कलर आ गया वाइट, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, इसकी कुछ विड्थ दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं कैसे, ठीक है। हाँ अब इतना ठीक है, इतना बॉक्स का साइज़ इतना हो गया। अब हमें यह करना है, सबसे पहले जो इसके अंदर फील्ड्स वगैरह हैं उनको डिज़ाइन करना है, इसके अंदर टाइटल है इसको डिज़ाइन करना है। तो हम देखते हैं कि हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे H3 लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक क्लास दे देते हैं, सबसे पहले नाम दे देंगे इसको टाइटल, क्या दे देंगे, टाइटल, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी नाम ले सकते हो, मैं आपको धीरे धीरे नेमिंग कन्वेंशन भी सिखाऊंगा सारे, किस तरीके से हमें आगे चलना है, बट अभी हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, ठीक है। फिर इस कोड को और अच्छा भी करेंगे। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे एक टाइटल ले लेता हूँ। इस टाइटल के अंदर मुझे ये करना है, कोई बैकग्राउंड में एक कलर देना है, ठीक है, जिससे कि ब्लैक हो जाए। अगर यहाँ पे देख रहे हो हमने ऐसा कुछ करा हुआ है, तो ऐसा कुछ डिज़ाइन ही बनाएंगे सिंपल, ज़्यादा हम फूफा नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक। तो मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ 3 टाइम्स 000, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है। और आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, या फिर 6 बार ऐसे लिख सकते हो। बेसिकली 6 डिजिट का कलर कोड होता है, ठीक है। कई बार आप 8 कलर का देखोगे तो उसका मतलब होता है हम लास्ट में जो 2 डिजिट ऐड कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो टाइटल क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर डाल दिया हमने ब्लैक। इसके अंदर हमें जो टाइटल बेसिकली देने वाले हैं इधर, स्टूडेंट डिटेल्स, इसको कोई कलर देना होगा ताकि ये दिख जाए। तो ब्लैक के ऊपर तो वाइट ही अच्छा लगेगा, ठीक है, वाइट कर देते हैं। और ये कलर दिख गया। कुछ पैडिंग्स वगैरह दे देंगे ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। तो पैडिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, PADDING पैडिंग लिखते हैं और पैडिंग डिफाइन कर देते हैं। अब ठीक समझना, मैंने तुमसे क्या कहा है, एक एक चीज़ साथ साथ सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो लंबी होगी उसकी चिंता मत करना, चाहे 2 घंटे की हो जाए, पर तुम्हें ये सीखना है बिल्कुल अच्छे से, ताकि इंटरव्यू पूछे तो तुम्हारे पास हर बात का जवाब हो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक से देखना है इसको, बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ, ये पूरी CSS के अंदर काम आएगी। बिगनर्स ध्यान रखें इस बात को, पैडिंग 10 पिक्सल। अब देखो पैडिंग 10 पिक्सल, चारों तरफ पैडिंग लग गई अगर मैंने ऐसे लिखा तो, ठीक है। अब ना ये किस तरीके से काम करती है, क्लॉकवाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। बोल रहे हो क्या बकवास कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। देखो मैं समझाता हूँ। हमने जो पैडिंग लिखी ना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ पहले एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आता है टॉप। जो भी पैडिंग हम देंगे ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अगर हम सीधा 10 पिक्सल लिख देंगे तो चारों पे डिफाइन हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ टॉप पे अलग, राइट पे अलग, बॉटम पे अलग, लेफ्ट पे अलग हो, तो वो समझा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले टॉप आता है, सबसे पहले लिखोगे टॉप, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद बॉटम, और उसके बाद लेफ्ट, ठीक है। राइट टॉप बॉटम लेफ्ट, क्लॉकवाइज। अगर देखोगे ना क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे घड़ी चलती है ना यूं करके, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, उस तरीके से। अब देखो सबसे मैंने लिखा है यहाँ पे टॉप, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देंगे इसको। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 पिक्सल, यानी कि मैं ये चारों पे डिफाइन कर रहा हूँ, सब पे लग जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 15 पिक्सल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये राइट वाले पे 15 पिक्सल है, ठीक है। इसको बड़ा कर देते ताकि देखने में ना अच्छे से समझ में आए चीज़ें, 50 पिक्सल। अब बॉटम में क्या करूँ, बॉटम में चलो हम इसको 50 बॉटम में कर देते हैं हम इसको 30 पिक्सल, और लेफ्ट से कर देते हैं इसको हम 60 पिक्सल, इस तरीके से। अब देखना आपको डिफरेंस दिखाई देगा। टॉप से कितना है देखो 10 पिक्सल, राइट से इतना ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंटेंट हमारे पास कम था। मैं इसे कंटेंट को बढ़ा दूं, अभी हम ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं इसके अंदर दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए बस, ठीक है। तो देखो राइट से देख लो कितना स्पेस आ रहा है, राइट से कितना दिया हुआ 50 पिक्सल। ऐसे ही बॉटम 30 नंबर पे क्या दिया हुआ है, बॉटम से कितना है 30 पिक्सल। ऐसे ही सबसे आखिरी में लेफ्ट से 60 पिक्सल। अब ये जो रूल है, मैंने क्यों बोल रहा, ध्यान से सुनना, ये हर किसी के लिए सेम काम करेगा। जब मैं मार्जिन दूंगा तब भी इस तरीके से ही टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सबके लिए यही रूल अप्लाई होगा पूरी CSS के अंदर। ऐसा कहीं भी आप अगर करने वाले हो तो, ठीक है। अब अगर टॉप और बॉटम की अगर सेम है पैडिंग, और लेफ्ट और राइट की सेम है, तो हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। उसको शॉर्टकट एक और यूज़ करेंगे हम, मैं बता देता हूँ। अब देखो मैंने जैसे इसको सेव करूँगा तो क्या होगा, ये जो पहले वाला लिखा ना, ये टॉप और बॉटम पे अप्लाई होगा, और ये जो दूसरे पे लिखा वो लेफ्ट और राइट पे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इस केस में इस ये वाला हो गया वाई एक्सिस, यानी कि टॉप बॉटम वाई, ठीक है। ऊपर वाले पे भी जाएगा, नीचे पे भी, और ये वाला जाएगा लेफ्ट और राइट, मतलब एक्स एक्सिस। इस तरीके से ग्राफ की तरह समझो, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो जब भी आप दोगे तो क्या होगा, ये पहले वाला कहाँ जाएगा, टॉप और बॉटम पे, और ये लेफ्ट और राइट पे। अब होता क्या है, कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं। देखो मैं हर एक चीज़ समझा रहा हूँ बार बार, क्योंकि मुझे पता है बिगिनर्स को बहुत
कन्फ्यूजन होती है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे होगा क्या कि ये टॉप और बॉटम के लिए लगा हुआ है, इसको समझना। ये लगा हुआ तो टॉप बॉटम के लिए है और ये लेफ्ट राइट के लिए, पर जैसे आपने 30 पिक्सल लिखा है ना, 30 पिक्सल किसके लिए, बॉटम के लिए, तो एक तरीके से ये इसको ओवरराइड कर देता है। अब मैं ऐसे देखो सेव करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट राइट के लिए 50 पिक्सल ही रहा, तो ये टॉप था सही रहा, लेकिन तीसरे वाले के लिए हमने क्या कर दिया, 30 पिक्सल कर दिया, तो इसने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से ये पैडिंग काम करती है। ऐसे ही मार्जिन वगैरह भी सब इसी पैटर्न में काम करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि हमें पैडिंग कितनी चाहिए, 10 पिक्सल बस। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, जितना भी बताया पैडिंग के बारे में, क्योंकि काम आने वाली है हर बार, ठीक है। तो पैडिंग दे दी। अब ये बेसिक जो हमें डिज़ाइन चाहिए था हमने कर लिया है यहाँ पे अचीव टाइटल के लिए, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं टाइम ले रहा हूँ चीज़ों में, ताकि मैं चाहता हूँ चीज़ें आपको करते करते ही ऐसे दिमाग में घुस जाए, मज़ा ही आ जाए। और सबसे पहले भी आपको कोड नहीं करना है, बताया था ना मैंने, कोड बिल्कुल नहीं करना है। सब देखो क्या हो रहा है इसका, सुनो, सुनने यार। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई कोड कर रहा होता है तुरंत बैठ जाते हो कोड करने, ठक 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 कोड, फिर बोलते हो यार समझ में नहीं है। समझ में कहाँ से आएगा, दिमाग तो तुमने लगाया ही नहीं, सिर्फ उंगलियाँ चलाई। तो बस अभी दिमाग लगाओ और चुपचाप देखते रहो क्या हो रहा है, कर बाद में लेना, ठीक है। नॉर्मल सा डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ अभी फैमिली वगैरह सब सिखाऊंगा, जितना आता रहेगा साथ साथ सीखते रहेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। 20 पिक्सल कर देते हैं, देखते हैं, ठीक है, इतना ठीक है, उतना ही लगभग थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, तो देखने में ठीक लग रहा है। अब इन फील्ड्स पे काम करते हैं, या काम करते हैं इस बॉक्स के अंदर, ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसको पूरे को पैडिंग देने के अंदर, ताकि हो क्या स्पेस आ जाए इसके अंदर, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने फॉर्म लिया हुआ है, ठीक है। अब ये फॉर्म इसके अंदर है, हम इस पूरे फॉर्म को ही क्यों ना पैडिंग दे दें, ताकि स्पेस आ जाए वहाँ पे, राइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो फील्ड्स हैं उसको पैडिंग दे सकते हैं, क्योंकि हर फील्ड्स के पास हर एलिमेंट जितने भी हमने दिए हुए हैं, लेबल और इनपुट, इनके पास एक फील्ड है जिसके अंदर ये रैप है, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना देखो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके, अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप सीखते रहोगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ फील्ड्स की, जो कि हमने HTML में डिफाइन करी हुई है, अगर आप ठीक से देखोगे, FIELDS, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो मामला गड़बड़, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे पैडिंग। पैडिंग कितनी दे दूँ मैं, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, इसको कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल, ठीक है, और 20 पिक्सल। अब 10 पिक्सल 20 पिक्सल मतलब 10 पिक्सल मतलब क्या, टॉप बॉटम से, और ये लेफ्ट और राइट से, ठीक है। सेव करते हैं तो देखो एकदम पैडिंग दी, बढ़िया हो गया, बढ़िया नज़ारा आ गया, ठीक है, सब बढ़िया लग रहा है। चलो अच्छी बात है। अब चलते हैं, हम इस लेबल को डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी देख रहे हो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सब आ रहे हैं। अगर लेबल को कोई पर्टिकुलर फिट दे दें हम, तो होगा क्या कि ये सब एक लाइन में दिखेंगे। इस तरीके से सोचना है आपको, एक लाइन में दिखेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो कैसे हमने एक लाइन में दिए हुए ना, तो हमें वैसा ही इसको एक लाइन में करना है। तो हम क्या करेंगे, फील्ड्स के अंदर जो लेबल है उनको डिफाइन करना है। अब देखो मैंने यहाँ लेबल के लिए कोई भी क्लास नहीं ली, ठीक है, क्योंकि फील्ड्स के अंदर एक ही लेबल था, राइट। मेरे को क्लास देना नेसेसरी नहीं लगा, इसलिए मैंने क्लास नहीं दी। पर इसको एक्सेस कैसे करें हम यार बिना क्लास के, तो जैसे अभी आपने देखा था कि बॉडी टैग को हमने लिया था एलिमेंट सेलेक्टर, वैसे ही हम लेबल को भी एज एलिमेंट सेलेक्टर उठा लेंगे बिना क्लास के। पर इस बार मैं यूज़ करूँगा कॉम्बिनेटर्स का। आप बोलोगे यार ये कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, CSS ID तो अभी चल रहा था, एकदम से कॉम्बिनेटर्स भी लेके आ गए। हाँ, मेरा तो काम ही ऐसा है, डिफिकल्टी का लेवल धीरे धीरे बढ़ाना। अब मैं करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो फील्ड्स। फील्ड्स क्यों लिख रहे हो, तुमने तो कहा था लेवल पे CSS लगाओगे, नहीं लगाएंगे लेवल पर ही, पर फील्ड्स के अंदर जो लेवल है उस पर। तो किसका यूज़ करेंगे हम, कॉम्बिनेटर्स का, ठीक है। तो मैं करने वाला हूँ कॉम्बिनेटर्स यहाँ पे चाइल्ड सिलेक्टर, क्या बोलेंगे, चाइल्ड सिलेक्टर। ये कॉम्बिनेटर इसको हम बोलते हैं चाइल्ड सिलेक्टर, इसको ग्रेटर देन का सिंबल आसान भाषा में कहूँ तो, ठीक है। ये बना लिया आपने ग्रेटर देन का सिंबल, इसको बोलते हैं चाइल्ड सिलेक्टर। इसके अंदर मैंने लिखा लेबल, डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया, मतलब फील्ड्स के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है। ये जो चाइल्ड सिलेक्टर है इस पर लग जाएगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉम्बिनेटर्स होते हैं, जैसे जैसे हम करते जाएंगे मैं आपको सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा भागना नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं होमवर्क देता हूं आपको, तो आपको बाकी कॉम्बिनेटर्स पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने हैं, देखो मैं नहीं चाहता कि आप अपंग हो जाओ। आपको पता है एक बुद्धिमान में और एक जो मूर्ख इंसान होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो बुद्धिमान होगा ना, उसको आप एक चीज़ बता दो, वो बाकी खुद ढूंढ ढूंढ के समझने की सीखने की कोशिश करेगा, उसको हर चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी भाई ये प्लग दबाओ तो इससे फ़ैन ऑन होता है, ठीक है, बस आपने ये सीख लिया। आप दूसरा प्लग कभी दबाओगे ही नहीं, ये देखने के लिए लाइट जल रही है या नहीं, किससे लाइट जलती है, तो आपको दोबारा बताना पड़ेगा इस प्लग को दबाओ तो इससे लाइट चलेगी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद भी रिसर्च करनी होगी। मैंने आपको एक कॉम्बिनेटर्स बताया, बाकी आपको खुद पढ़ने होंगे, ठीक है, ताकि जब अगली बार बताऊं तो हमारा कम टाइम वेस्ट हो। टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, कह सकते हैं कम टाइम लगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपल कहीं कोई वीडियो के लिए नहीं जाना है, CSS
कॉम्बिनेटर्स लिखना और उसके बाद लिख देना W3 स्कूल्स। जैसे ही आप लिखोगे जो पहला लिंक आएगा ना, आपको इस पर क्लिक करना है और इधर से आपको इनके बारे में पढ़ना है आराम से, ठीक है। इन सबको पढ़ना है क्या किस तरीके से काम करते हैं, बस ज़्यादा कोई तूफानी काम नहीं करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, तो अभी उधर मत जाना, अभी इधर ही वापस आ जाओ। अभी हमने क्या पढ़ा, चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में। ये क्या करता है, जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं उनको उठा लेता है, ठीक है। अब लेबल पे इस पे जो भी हम लिखेंगे लेबल पे लग जाएगा, तो लेबल को ना कुछ विड्थ दे देते हैं, ठीक है। कुछ विड्थ देते हैं लेबल को 200 पिक्सल। अब विड्थ हाइट ये तो पता ही है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको यूनिट्स भी सिखाऊंगा, जैसे पिक्सल होता है ना, EM REM ये सब भी आपने देखी होंगी, जो भी बिगनर्स हैं वो थोड़ा बहुत आता है तो मारते हैं, मुझे पता है। तो अभी हम पिक्सल हैं, जब हम यूनिट्स पे आएंगे तब मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करना, सब कुछ सीखेंगे। 10 प्रोजेक्ट हैं, बहुत टाइम हमारे पास। तो विड्थ दी मैंने जैसी लेवल को 200 पिक्सल, पर अभी आप देख रहे होंगे कि ये काम नहीं कर रही है। मैंने विड्थ 200 पिक्सल दी पर ये काम नहीं कर रही है। इसके दो रीज़न है। पहला तो आप देखो मैंने यहाँ पे फील्ड्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। पहले हम स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, सेव करते हैं, अब भी नहीं चल रही है। तो दूसरा रीज़न क्या है कि HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो 3 तरीके के होते हैं, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिंपल एक ही लाइन में चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे फील्ड देखो, आप इधर आओ, लेबल लिखा हुआ है, लेबल के बाद इनपुट लिखा है, तो देखो एक ही लाइन में आगे ना, टूटा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही मैंने देखो नीचे एक और डिव बनाया फील्ड्स, है ना, देख रहे हो डिव, ये इसने दूसरी लाइन में फेंक दिया, क्यों, क्योंकि ये इनलाइन नहीं है, ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो इनलाइन एलिमेंट्स है ना, इन पे विड्थ हाइट नहीं लगती है, तो मुझे क्या करना है, अगर इसको विड्थ देनी है तो सबसे पहले इसको इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे हाइट लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। 100 पिक्सल लिखता हूँ, देखो सेव किया, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक बनाना है, तो मैं इसको इनलाइन ब्लॉक बना लेता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, उसको यूज़ करना है और इनलाइन ब्लॉक कर देना है। जैसे ही मैं इसको इनलाइन ब्लॉक करूँगा और सेव करूँगा तो देखो इस पर विड्थ लग चुकी है, जो भी हमने 200 पिक्सल दी थी। फाइन। अब ठीक से इस बात को दोबारा समझो कि हमने जो भी इस पर डिस्प्ले अभी इनलाइन ब्लॉक लगाई है, उससे क्या हुआ है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो इनलाइन एलिमेंट्स है उस पर विड्थ काम करने लग गई है। अब इस पर हाइट भी काम करने लग जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है। अब हमें अगर इस फ़ॉन्ट, इसको पर्टिकुलर लेबल को थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है या इस पर कोई फ़ॉन्ट फैमिली लगानी है, वो सब हम लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इसका बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका कर देते हैं लगभग 20 पिक्सल, तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमने हेडिंग भी उतनी ही ली हुई है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 18 पिक्सल, ओके 18 पिक्सल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है शायद, है ना। और इसको हम कर देते हैं, टाइटल को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 22 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। टाइटल भी थोड़ा बढ़ गया। एक काम करते हैं, टाइटल को भी थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। अब सेंटर में करने के लिए हमारे पास CSS में एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो क्या हुआ, जो टेक्स्ट था वो लाइन हो गया कहाँ पे, सेंटर में। ऐसे ही टेक्स्ट लाइन लेफ्ट होता है, लेफ्ट लिख दोगे, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है तो वो लेफ्ट में दिख ही रहा था। ऐसे ही अगर आप यहाँ राइट लिख दोगे तो राइट में चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, तो मैंने इसको सेंटर कर दिया, हो गया। अब देखो हमारा डिज़ाइन ठीक ठाक लग रहा है। अगर हम चाहें तो फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना देखो, कुछ वेब से फ़ॉन्ट होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है बिना फ़ॉन्ट फेस वगैरह लगाए, बिना एक्सटर्नल फ़ॉन्ट यूज़ करे हम कुछ फ़ॉन्ट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम वेब सेव फ़ॉन्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं कोई सा भी, जो भी हमको ठीक लगे, ठीक है। लूसीडा यूज़ कर लेते हैं, हैंस, ठीक है। इसने देखो बाय डिफ़ॉल्ट इतना सारा दे दिया, हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस लगा के देख लेंगे। तो थोड़ा ठीक लग रहा है, कार्टून सा आ गया है, ठीक ठाक लग रहा है ना। तो स्टूडेंट्स का ही है तो फाइन, इट विल वर्क फॉर अस। सेव करते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, 2 बटन डिज़ाइन करने हैं सिंपल से, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से बटन रख देंगे यहाँ पे और इनको डिज़ाइन कर लेंगे बटन्स को। तो बटन्स के लिए क्या हमने CSS ली हुई है, देखते हैं स्क्रॉल करके नीचे, यस हमने क्या लिया हुआ है, क्लास BTN ली हुई है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक .btn करके क्लास बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी आप क्लास का नाम देना चाहो वो दे सकते हो। इन बटन्स को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसके अंदर सबसे पहले पैडिंग दे देता हूँ मैं। पैडिंग दे देते हैं हम इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ टॉप बॉटम से, और लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल कर देते हैं। सेव करते हैं तो देखो थोड़े से बटन बड़े हो गए, ठीक लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कम करता हूँ टॉप से, ज़्यादा बड़ी लग रही है मेरे को, 8 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और ये भी ज़्यादा है, इसको कर देते हैं 24। और अब इसका कलर भी चेंज कर देते हैं बटन का। तो बटन का कलर क्या है, चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर, जो कि हमने पहले भी सीखा था। और इसमें कौन सा कलर दें, चलो ये ले लेते हैं। और देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे इतने पे क्लिक करके हम यहाँ से दूसरे कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ पहले, तो देखो इस तरीके से कुछ दिख रहा है ना।
आप ठीक से देखना, मैं अगर यहाँ पे ही कलर चेंज कर रहा हूँ ना, तो मुझे अगर पता होता है फाइल को एटलीस्ट सेव तो करना पड़ता है, तो हमें बार बार करके देखना पड़ता है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, जब भी हमें कलर समझ में ना आना हो ना क्या देना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट किया, जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ खुला आपके पास, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल इसको थोड़ा सा जूम कर देना ताकि दिखाई दे जाए आपको, ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो बटन देख रहे हो, मैंने क्या करा, नीचे आया, बटन पे क्लिक करा और इसने माँ की हमें CSS दिखा दी बटन की। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हमें कलर चाहिए वो देखो साथ साथ चेंज हो रहा है। इस तरीके से जो भी हमें अच्छा लगेगा ना कलर, वो हम यूज़ कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। देखो ब्लैक है ना हमारी हेडिंग, तो उसके साथ ये कलर थोड़ा सा मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। आपको जो अच्छा लगे आप कर लेना, हाँ, बस हमें सीखना है। और कोई, अब देखो उसने RGBA दे दिया। अब कलर को डालने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसके लिए एक अलग ही सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सब चीज़ें अच्छे से समझाऊँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें एक सेकेंड, यहाँ से ऑप्शन आ जाता है जिससे कि हम ये RGB है ना, इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कलर कोड आ गया, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है। RGB यूज़ नहीं करते हैं हम, कलर कोड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे सिंपल पेस्ट किया, सेव, तो ये कलर हमने लगा लिया। अब थोड़े बॉर्डर अजीब से लग रहे हैं ना, तो बॉर्डर भी हम सेम कलर के दे देंगे पर इससे हल्का सा डार्क कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर। अब बॉर्डर देना है। अब देखो मैं तुम्हें बॉर्डर भी सिखाता हूँ। बॉर्डर का शॉर्टकट मैं पहले बता देता हूँ क्या होता है। 2 पिक्सल सॉलिड, आप लोग ये क्या कर दिया फटाफट से। अब देखो मैंने सॉलिड करा, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ले लिया उसने, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी कलर कर देते हैं, इसी को उठा के रख देता हूँ ताकि बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। चिंता मत करो, अभी सब बताऊँ, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है ना। अब फटाफट से क्या करते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं और इसका थोड़ा सा डार्क कर उठा लेते हैं बॉर्डर के लिए, बस सेव करते हैं। तो देखो हल्का सा ऊपर डार्क आपको बॉर्डर दिख रहा होगा। आप बोलोगे पर ये लिख क्या दिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, बताओ तो। बताऊँगा, चिंता क्यों कर रहे हो, इधर आ जाओ। क्या होता है, बॉर्डर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बॉर्डर 2 पिक्सल, ये क्या है, ये है बॉर्डर की विड्थ। तो हम जब भी बॉर्डर की विड्थ देते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं बॉर्डर विड्थ। तो बॉर्डर विड्थ कितनी दी थी, 2 पिक्सल। इसको मैं भी 5 पिक्सल कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट। क्या कर रहा हूँ, HTML का कमेंट यूज़ कर रहा हूँ, CSS से कमेंट करना है हमें, ठीक है। बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल करी, देख रहे हो कितना बड़ा आ रहा है बॉर्डर। तो इससे क्या हुआ, बॉर्डर की विड्थ बढ़ी। और ये जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर का कलर होता है वो इसने दिखा दिया बेसिकली, ठीक है, और कुछ नहीं। अब बॉर्डर के ना स्टाइल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। बॉर्डर किस तरीके का होगा, तो बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर हो सकता है सॉलिड हो, डॉटेड हो। अगर मैं यहाँ पे डॉट कर दूँ तो देखो डॉट 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 आ गया, ऐसे ही डैश, बहुत सारे टाइप होते हैं। आप, ये आपका होमवर्क है, आप खुद चेक करना है कितने तरीके के टाइप होते हैं ना, उनको चेक करते। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, सॉलिड यूज़ करते हैं। और बाय डिफॉल्ट का टाइप होता है वो होता है नन, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा है, मैं इसको सेव करूँ तो देखो यहाँ पे इसने सॉलिड दिखा दिया। अगर मैं इसको नन कर दूँ यहाँ पे, तो बॉर्डर स्टाइल नन, ठीक है। देखना जैसे पहले दिख रहा था, अभी तो देखो हुआ क्या, मैं आपको ठीक समझाता हूँ। यहाँ पे क्या करा, जो बॉर्डर था उसका उधर कुछ भी नहीं दिखाया उसने, कोई नन कर दिया, ठीक है, कि कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। जब मैं इसको सॉलिड करता हूँ तो ठीक ना, ठीक से देखना, इस पर एक सॉलिड आ गया। लेकिन अब इधर देखो आप ठीक से, मैं इसको कमेंट करता हूँ 1 मिनट के लिए। ये क्या आ रहा है, अगर बॉर्डर बाय डिफॉल्ट नन होता है तो ये क्या आ रहा है, जो आपका जो बटन है ना, ये इस पर कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज़ लगी होती है। मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो बटन है, यूज़र एजेंट स्टाइल शीट देख रहे हो, ये हर ब्राउज़र यूज़र एजेंट स्टाइल शीट लगाता है। मतलब ब्राउज़र की ही, ब्राउज़र जो डिफाइन करता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट CSS है जो एलिमेंट्स पे लगी होती है, ठीक है। और कई कई जगहों पे ना ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी भी करती है, बट ऑलमोस्ट ये सेम ही होती है हमेशा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे, देखो बॉर्डर स्टाइल क्या लगा हुआ है, आउटसेट बाय डिफ़ॉल्ट। इसने किसने लगा के दिया, ये यूज़र एजेंट स्टाइल शीट में। लेकिन बाय बटन पर ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि हर डिप पे लगेगा, नहीं। ये इसने ब्राउज़र ने सिर्फ बटन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, बॉर्डर, देखो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आउटसेट, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, सॉलिड चाहिए, तो हम उसको चेंज कर देंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है बटन पे, नन। अगर ये नहीं लगा होता तो क्या होता, नन, ठीक है ना। हर किसी पे बॉर्डर का जो भी स्टाइल होगा वो नन होता है बेसिकली। तो अगर मैं इसको ऑन करूँ और बॉर्डर स्टाइल सॉलिड कर देता हूँ, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में बाय डिफॉल्ट नन होता है, और जब तक यूज़र एजेंट स्टाइल शीट कोई डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ना भेज दे, इसको ध्यान में रखना हमेशा। और यूज़र एजेंट स्टाइल शीट का कंट्रोल आपके पास नहीं होता है, ठीक है ना, वो ब्राउज़र भेज रहा है, तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इवन इंटरव्यूअर भी पूछे, और आप इंटरव्यूअर भी क्या पूछे, लेकिन जब भी आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप उसके लिए क्यूरियस होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई
मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, सिंपल, और कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप नीचे आके देखो आउटसाइड पे कैसे लाइन आ गई है ना यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है, हमने उसको ओवरराइड कर दिया। आप यहाँ पे देखो आ गया ना बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, इसको ऐसे लाइन यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि हमने कमेंट किया हुआ है कोड को। इधर चलते हैं, देखो कमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे कलर दिया हुआ है, ऐसे ही बॉर्डर का कलर दे दो, और बाकी की बची प्रॉपर्टी तुम्हारा होमवर्क, बॉर्डर की ही, बॉर्डर से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा होमवर्क है। क्या करना था हमको, बॉर्डर में स्टाइल दे दिया था, बॉर्डर का कलर देना है। तो बॉर्डर का कलर कैसे देते हैं, बॉर्डर लिखोगे और कलर दे दोगे। कलर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल दैट, देखने के लिए पता लग जाए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बॉर्डर काम करता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल शॉर्टकट लिख दिया इन तीनों को मिला के। सबसे पहले विड्थ लिखी, सॉलिड लिखा, ठीक है, जो भी हमें टाइप चाहिए था उसका कलर कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादातर हम शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं जब बॉर्डर्स वगैरह ये सब दे रहे होते हैं, है ना, ताकि लेंथ ना बढ़ जाए कोड की। एक लाइन में देखो सिंपल सा अच्छा भी लग रहा है देखने के लिए। अगर मैं इसको नहीं लूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड कलर ले लेगा जो भी डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है। अब ये हमारा बटन्स भी दोनों बनके तैयार हो चुके हैं, तो देखने में भी ठीक ठाक लग रहे हैं, बढ़िया है। बट मुझे अभी भी कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको ठीक लगे आप वो कलर यूज़ कर लेना, ठीक है ना। अब इसका कलर कर देते हैं बस वाइट, ओके। चलो मैं कर ही देता हूँ ना कलर को चेंज, क्यों टेंशन लेनी है हमने इतनी, थोड़ा सा ब्लू सा कर देते हैं, हाँ ऐसा कुछ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है देखने में। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी जगह पे, चलो भाई आ गया। और इसके बॉर्डर पे रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप कर लेना बाद में आप ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, जो भी हमने सोचा था ये वाला डिज़ाइन देखो ऐसा ही लगभग हमने यहाँ पे बना लिया है। तो अब आपका होमवर्क, मैंने जो भी चीज़ बताई है वो सब आपको करनी है। और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, इसको भी आपको डिज़ाइन करने की कोशिश कर, जैसे हमने ये बनाया ना इसको भी, और यहाँ पे बस एक इमेज यूज़ कर लेना इंस्टेड कलर, कोई इमेज डाल देना ऐसे ही। तो इसको भी डिज़ाइन करना तुम, ठीक है। ये सब हमने पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में शायद कर लिया था सब कुछ, फिर दूसरी बोल रहा हूँ, इसी वीडियो में तो अभी हमने सब कुछ सीखा है मैं बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो इसको भी आप डिज़ाइन कर लेना इसी तरीके से। पर मैं भी आपको, आप कर लेना, मैं भी सिखाऊंगा अगली वीडियो में, और अगली वीडियो से ही हम जावास्क्रिप्ट लिखने भी शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में जो चीज़ बताई है उन पर फोकस करो और डिपेंडेंट मत हो। कुछ भी लगता है आपको कि आप खुद सीख सकते हो तो सीखो, लेकिन उसी से रिलेटेड सीखो जितना मैंने सिखाया है, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, मूर्खों के और समझदारों के बीच में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो समझदार हैं वो अपने एफर्ट्स मारने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ना ही आपको मेरे कोर्स पे डिपेंड होना है, ना ही किसी और दूसरे के कोर्स पे डिपेंड होना है। हमारा मोटिव है जितने ही पेड कोर्स हैं उनका एंड किया जाए। तो आप सीखते कैसे हैं वो भी सीखो, सिर्फ सीख के नहीं चले जाना है इस कोर्स से, ये सीखना कैसे, साथ साथ जो मैं आपको वेबसाइट्स बताता हूँ, जो भी बोलता हूँ करने के लिए उनको करो, इससे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।